जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मनरेगा के काम की खुली पोल, बारिश में धंसी सड़क और टूटी पुलिया, कर्रा पंचायत में गुणवत्ता पर सवाल। ग्रामीण बोले सरकारी राशि खर्च, फिर भी रास्ता बदहाल। बिलासपुर में शुरू हुआ छत्तीसगढ़ का पहला ग्रेन एटीएम, 25-30 सेकंड में मिलेगा 25 किलो तक राशन, लंबी कतारों से मिलेगी राहत। सेंद्री चौक का ब्लैक स्पॉट हुआ बंद, बदला ट्रैफिक रूट। लगातार हादसों के बाद एनएचएआई का बड़ा फैसला, अब अलग अलग मार्ग से गुजरेंगे वाहन। और प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश का दौर। कई जिलों में बारिश के आसार, भारी बारिश वज्रपात को लेकर अलर्ट। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखंड की ग्राम पंचायत कर्रा से विकास कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहां मनरेगा के तहत जल भराव वाली सामुदायिक जमीन के सुधार के लिए कराया गया काम बारिश के बाद बुरी तरह प्रभावित हो गया। सड़क जगह जगह धंस गई, बड़े बड़े गड्ढे बन गए और पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि बारिश आते ही काम की स्थिति खराब हो गई, जिससे उन्हें रोजाना आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ रही है। अब सवाल उठ रहा है कि जिस काम पर सरकारी राशि खर्च हुए, उसकी गुणवत्ता की निगरानी आखिर किस स्तर पर हुई है। तस्वीरें ग्राम पंचायत कर्रा की है, जहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जल भराव वाली सामुदायिक जमीन के सुधार का काम कराया गया था। नागरिक सूचना पटल पर दर्ज जानकारी के मुताबिक काम की शुरुआत 8 अप्रैल 2026 को हुई थी। इसमें श्रमिक लागत के रूप में 2,24,089 रुपए और सामग्री के लिए 1,507 रुपए दर्ज है। वहीं कुल 858 मानव दिवस का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन बारिश के बाद मौके की तस्वीर काम की गुणवत्ता पर सवाल खड़ी कर रही है। ग्रामीणों के मुताबिक बारिश होते ही सड़क कई जगह से धंस गई और बड़े बड़े गड्ढे बन गए। जिस रास्ते से ग्रामीणों का रोजाना आना जाना होता है, वहीं अब उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क की बदहाली के साथ पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से समस्या और गंभीर हो गई है। बारिश के दौरान यहां आवागमन जोखिम भरा बना हुआ है और ग्रामीणों को किसी बड़े हादसे की आशंका सता रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब मनरेगा के काम में मजदूरी पर 2,24,000 रुपए से ज्यादा की राशि दर्ज है और 858 मानव दिवस का भी उल्लेख है, तो आखिर बारिश की मार में काम की यह स्थिति कैसे बन गई? क्या काम के दौरान निर्धारित गुणवत्ता का ध्यान रखा गया था? क्या निर्माण पूरा होने के बाद मौके पर इसकी जांच की गई थी? और सड़क पुलिया के क्षतिग्रस्त होने की जिम्मेदारी आखिर किसकी तय होगी? ग्रामीणों ने पूरे मामले में मौके का निरीक्षण कराकर काम की गुणवत्ता की जांच करने और सड़क पुलिया की जल्दी मरम्मत कराने की मांग की है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इन सवालों पर क्या जवाब देता है और क्या जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होती है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
बिलासपुर जिले में सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति को लेकर उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने मंथन सभा कक्ष में समीक्षा बैठक ली। बैठक में खेती, सड़कों की मरम्मत, बिजली व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन समेत कई अहम मुद्दों पर विभागवार समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने लंबित कार्यों में तेजी लाने के साथ बारिश का मौसम खत्म होते ही स्वीकृत विकास कार्यों को तेजी से शुरू करने के लिए अभी से कार्य योजना तैयार करने को कहा। वहीं बारिश से खराब हुई सड़कों को लेकर भी अधिकारियों को नागरिकों की परेशानी जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए। बैठक में विधायकों, महापौर और ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से मिले सुझावों पर भी चर्चा हुई। बिलासपुर के मंथन सभा कक्ष में हुई समीक्षा बैठक में जिले में चल रही प्रमुख सरकारी योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रगति का जायजा लिया गया। खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों के लिए खाद और बीज की उपलब्धता पर चर्चा हुई, जहां कृषि विभाग ने मांग के अनुसार खाद की आपूर्ति और सुरक्षित भंडारण के साथ वितरण व्यवस्था की जानकारी दी। वहीं बारिश के कारण खराब हुई सड़कों का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठा। प्रभारी मंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि खराब सड़कों के कारण आम लोगों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए जरूरी काम तत्काल किए जाएं। इसके साथ ही बारिश का मौसम खत्म होने के बाद स्वीकृत निर्माण कार्यों को बिना देरी शुरू करने की तैयारी अभी से पूरी करने को कहा गया। बिजली व्यवस्था को लेकर भी आने वाली चुनौतियों से निपटने कार्य योजना बनाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए पात्र हितग्राहियों को लगातार लाभ दिलाने और निर्माण कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखने को कहा गया। निर्माण एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों के साथ समय समय पर समीक्षा करने की जिम्मेदारी कलेक्टर को दी गई। आज बिलासपुर जिले में जिले के सभी विभागों की समीक्षा बैठक आहूत हुई है। सभी विभागों में चल रहे योजनाएं, चल रहे कामों की विस्तार से समीक्षा हम लोगों ने की है और विभागों को जो चल रहे विकास के काम हैं, जो लंबित योजनाएं हैं, उन सब को तेज गति से पूरा करने का निर्देश दिया है। समीक्षा में ये स्पष्ट हुआ कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद बीज की उपलब्धता है। बारिश के दौरान होने वाली मौसमी बीमारियों के रोकथाम की पूरी तैयारियां विभागों ने कर ली है और जिस तरह से निर्माण विभागों से भी कहा है कि बारिश के दौरान होने वाले गड्ढे या खराब सड़कों का समय पर मरम्मत हो, इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वोच्च प्राथमिकता का हिस्सा हो, उसे तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया है। विद्युत विभाग को निर्देशित किया है कि आने वाले समय की योजना बनाकर काम करें। निर्माण विभागों से कहा है कि जो स्वीकृत काम है उन कामों की बारिश में सभी प्रकार की तैयारियां कर लें और बारिश के तुरंत बाद तेज गति से निर्माण के कामों को आगे बढ़ाओ, ऐसा निर्देशित किया है। बहुत ही सार्थक चर्चा आज बैठक में हुई है। सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने हमारे वरिष्ठ विधायक धर्म कौशिक जी, धर्मजीत सिंह जी, दिलीप लिहारिया जी, सुशांत शुक्ला जी, महापौर पूजा विधानी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी जी सहित अन्य जो नगर पंचायत, जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, वो सब भी उपस्थित रहे। उन सब से सुझाव भी आमंत्रित हुए हैं। बहुत सार्थक चर्चा हुई है। साथ ही आयुष समिति और जीवन दीप समिति की भी बैठक करके अनेक योजनाओं को स्वीकृति आज की बैठक में प्रदान की है। तो निश्चित रूप से आज की बैठक बहुत सार्थक रही है और इससे कामों में और गति आएगी। जो हितग्राही मूलक योजना है, हितग्राहियों पर तक समय पर पहुँचे, ये भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। मिशन की भी समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तांतरित योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में काम तेज किया जा रहा है। बैठक के बाद अरुण साव ने इसे सार्थक चर्चा बताते हुए कहा कि बैठक में मौजूद विधायकों, महापौर और ग्रामीण जनप्रतिनिधियों से महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं और इन सुझावों के आधार पर जिले के विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा। बैठक में विधायक धर्मलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला और धर्मजीत सिंह, महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, कलेक्टर संजय अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल समेत ग्रामीण जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सावन के पवित्र महीने में सोशल मीडिया पर भगवान भोले बाबा को लेकर सामने आई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर कुछ लोगों की ओर से एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। ऐसे में प्रशासन को पूरे मामले में सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। अरुण साव ने कहा कि सावन के पावन माह में इस तरह की टिप्पणी से धर्मावलंबियों की भावनाएं आहत होती है और ऐसे कृत्य को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि कार्रवाई ऐसी हो कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी करने से पहले कई बार सोचे। उप मुख्यमंत्री ने लोगों से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय संयम बरतने और धार्मिक विषयों पर किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी से बचने की अपील भी की। देखिए, जो मामला सामने आया है सोशल मीडिया में, कुछ लोगों ने उस पर एफआईआर भी की है, तो निश्चित रूप से इस पर कठिन कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह से धर्मावलंबियों के भावनाओं को ठेस पहुंचाना गंभीर अपराध है और भगवान भोले बाबा के प्रति जो टिप्पणी हुई है ये बहुत निंदनीय है और इस पर कठोर से कठोर कार्यवाही होनी ही चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी हिमाकत न कर सके। माजवानी केंदा बेलगहना रोड से लेकर माजवानी पेंड्रा गौरेला मार्ग पर भांसा जाल की आगे सड़क की हालत इन दिनों बेहद खराब हो चुकी है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे और उनमें भरा पानी देखकर ऐसा लगता है मानो सड़क ने तालाब का रूप ले लिया हो। बारिश के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है, जिससे छोटे वाहनों के साथ बस और भारी वाहनों के लिए भी आवाजाही जोखिम भरी हो गई है। स्थानीय लोगों और राहगीरों को रोजाना इसी बदहाल सड़क से होकर गुजरना पड़ रहा है। खासकर बारिश के दौरान दोपहिया वाहन चालकों के सामने फिसलने और गड्ढों में वाहन फंसने का खतरा बना हुआ है। वहीं बड़े वाहनों के गुजरने पर सड़कों पर जमा पानी आसपास से निकलने वाले लोगों के लिए भी परेशानी बढ़ा रहा है। लंबे समय से सड़क की हालत खराब होने के बावजूद जिम्मेदार विभाग की ओर से स्थायी सुधार नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? लोगों की मांग है कि सड़क का सिर्फ अस्थायी पैबंद लगाने के बजाय इसकी हालत का स्थायी समाधान किया जाए ताकि माजवानी केंदा बेलगहना और पेंड्रा गौरेला मार्ग पर लोगों का सफर सुरक्षित हो। बिलासपुर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आपराधिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिले के सभी थानों द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत खासकर शाम के समय सुनसान जगहों और आम स्थानों पर इकट्ठा होकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में ताबड़तोड़ दबिश देकर कई संदिग्धों और हथियारबंद आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। एएसपी पंकज पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले के सभी थानों में लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शाम के वक्त सुनसान इलाकों या सार्वजनिक स्थानों पर इकट्ठा होकर आने जाने वाले लोगों को परेशान करने, नशा करके कमेंटबाजी करने और महिलाओं पर छींटाकशी जैसी हरकतों को अंजाम देने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रतिदिन कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में कल सिरगिट्टी थाने की पुलिस टीम द्वारा अड्डेबाजी की चेकिंग के दौरान 7 ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया जो आपराधिक कृत्य करते हुए पाए गए थे। इन सभी 7 अपराधियों को सिरगिट्टी थाने लाकर उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार सभी थानों में खासकर शाम को जो ऐसे असामाजिक तत्व जो कहीं पे भी सुनसान जगहों पे या फिर आम स्थान पर इकट्ठा होकर जो आपराधिक कृत्य को अंजाम देते हैं या आने जाने वाले लोगों को परेशान करते हैं या नशा करके कमेंटबाजी या इस तरह से महिलाओं पे छींटाकशी की तरह जो कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हर दिन शाम को सभी थानों में कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में कल सिरगिट्टी थाने में अड्डेबाजी चेकिंग के लिए पुलिस टीम निकली हुई थी, जिसमें 7 ऐसे संदिग्ध लोग जो कि
कि आपराधिक कृत्य करते हुए पाया गए थे उसे सिरगिट्टी थाने में लाया गया है और 7 के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा तोरवा थानों में भी पिछले 3 दिन तक शाम को जो अड्डेबाजी चेकिंग में है और 3 लोगों से धारदार हथियार चाकू बरामद किया गया था और तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कार्यवाही के अगले चरण में तोरवा थाना क्षेत्र का जिक्र करते हुए एएसपी ने बताया कि वहां भी पिछले 3 दिनों से शाम के वक्त लगातार अड्डेबाजी की चेकिंग की जा रही है। इस दौरान पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 लोगों के पास से धारदार हथियार और चाकू बरामद किए हैं। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट आयुध अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने और आम जनता में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर शपाद लक्षेश्वर धाम सल्धा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया को धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ में नई पहल की गई है। बिलासपुर में राज्य के पहले ग्रेन ATM अन्नपूर्णा की शुरुआत की गई है। यह मशीन सामान्य ATM की तर्ज पर काम करेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें पैसे की जगह हितग्राहियों को राशन यानी चावल मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की प्रतिनिधि नताशा के मुताबिक ये मॉडल 24 घंटे काम करने के लिए तैयार किया गया है और महज 25 से 30 सेकंड में करीब 25 किलो तक राशन डिस्पेंड कर सकता है। मशीनों के जरिए राशन लेने की प्रक्रिया भी आसान रखी गई है। हितग्राही को राशन कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद परिवार के सदस्यों की सूची में अपना नाम चुनना होगा और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा करना होगा। इसके बाद परिवार को मिलने वाले कुल राशन में से जरूरत के मुताबिक तय मात्रा निकाली जा सकेगी। उदाहरण के तौर पर यदि परिवार को 35 किलो राशन मिलना है तो हितग्राही अपनी जरूरत के अनुसार 20 किलो या पूरा राशन प्राप्त कर सकता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में इस तरह की 3 मशीनें लगाई गई हैं, जिनमें बिलासपुर की अन्नपूर्णा मशीन राज्य में अपनी तरह की पहली पहल है। इस व्यवस्था से राशन वितरण में समय की बचत के साथ लंबी कतारों से राहत और वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।
ये ग्रेन एटीएम है, इसका नाम अन्नापूर्ति है। ठीक है, जैसे आपको नॉर्मल एटीएम से पैसे मिलते हैं, इस एटीएम में आपको अनाज मिलेगा। छत्तीसगढ़ शासन जो है वो चावल दे रही है पीडीएस के अंदर, तो इस मशीन से आपको चावल मिलेंगे। बेनिफिशियरी को आकर सिर्फ अपना राशन कार्ड नंबर डालना है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करते के साथ बेनिफिशियरी को उसका राशन 25 से 30 सेकंड में ये मशीन 25 किलो डिस्पेंस करती है जी। तो उनको ज़्यादा लंबे लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। प्लस ये 24/7 वर्किंग मॉडल है, तो बेनिफिशियरी कभी भी आ सकते हैं, आके अपना राशन ले सकते हैं। मशीन की खासियत ये है कि ये 30 सेकंड में आपको 25 किलो डिस्पेंस करती है, तो आपको लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। प्लस ये 24/7 है, तो कभी भी आके राशन ले सकते हैं। कितनी यूनिट लगे हैं इस शहर में? अभी 3 लगे हैं, मतलब शहर नहीं, राज्य में 3 लगे हैं और बिलासपुर में ये पहला है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने बिलासपुर स्थित बीसीएन डिपो का निरीक्षण कर यहां की परिचालन और अनुरक्षण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने 100 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट, कंप्यूटरीकृत डीवी टेस्ट बेंच और नवनिर्मित कर्मचारी विश्राम गृह का शुभारंभ किया। सोलर पावर प्लांट से डिपो की बिजली संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, साथ ही स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। वहीं कंप्यूटरीकृत डीवी टेस्ट बेंच के जरिए माल डिब्बों में इस्तेमाल होने वाले डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व की अधिक सटीक और मानकीकृत जांच संभव होगी। इससे माल डिब्बों के अनुरक्षण कार्यों की गुणवत्ता बेहतर होने के साथ मालगाड़ियों के सुरक्षित परिचालन को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। नवनिर्मित कर्मचारी विश्राम गृह से डिपो में कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर और आरामदायक सुविधाएं मिल सकेंगी। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने हरित ऊर्जा, आधुनिक तकनीक और कर्मचारी कल्याण से जुड़ी पहलों को रेलवे की कार्यकुशलता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि तकनीकी सुधारों के साथ कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना रेलवे की कार्यप्रणाली को और मजबूत करेगा। निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक राकेश रंजन सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बिलासपुर के स्वर्ण जयंती नगर में निर्माणाधीन मकान में हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आकर 2 श्रमिकों की मौत के बाद नगर निगम की भवन शाखा की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। निगम का कहना है कि भवन स्वीकृत नक्शे के विपरीत बनाया जा रहा था और पहले भी कई नोटिस दिए गए थे, लेकिन सवाल ये है कि अगर नगर निगम को निर्माण की गड़बड़ी की जानकारी पहले थी तो समय रहते निर्माण क्यों नहीं रोका गया? हादसा होने के बाद ही बुलडोजर क्यों पहुंचा और कार्रवाई भी आधी अधूरी क्यों रह गई? अब सबसे बड़ा सवाल शहर में ऐसे तमाम निर्माणों को लेकर है जिनके खिलाफ निगम पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। क्या उन सभी पर भी इसी तरह कार्रवाई होगी या फिर नोटिस देने की प्रक्रिया ही चलती रहेगी? आखिर भवन शाखा की निगरानी और कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी है? स्वर्ण जयंती नगर की घटना ने नगर निगम की भवन शाखा की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। निगम के मुताबिक भवन मालिक को एक नहीं बल्कि कई बार नोटिस दिए गए और निर्माण को स्वीकृत नक्शे के अनुरूप करने को कहा गया। इसके बावजूद निर्माण जारी रहा और देखते ही देखते 2 मंजिला मकान खड़ा हो गया। यही वो बिंदु है जहां निगम की भूमिका सबसे ज्यादा सवालों में आती है। अगर नोटिस के बाद भी निर्माण जारी रहा तो उसे रोकने की प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या भवन शाखा की टीम ने समय समय पर मौके का निरीक्षण किया? अगर निरीक्षण हुआ तो अतिरिक्त निर्माण नजर क्यों नहीं आया? और अगर नजर आया तो कार्रवाई हादसे से पहले क्यों नहीं हुई? आज सवाल सिर्फ स्वर्ण जयंती नगर के इस मकान का नहीं है। शहर में ऐसे कई निर्माण बताए जाते हैं जिनके खिलाफ निगम की ओर से नोटिस जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में अब शहर ये जानना चाहता है कि क्या उन सभी मामलों में भी निगम का बुलडोजर चलेगा या फिर नोटिस जारी करने और जवाब लेने का सिलसिला ही चलता रहेगा। क्योंकि अगर किसी अवैध या नियम विरुद्ध निर्माण की जानकारी निगम को पहले से है तो सिर्फ कागजों में कार्रवाई दिखाना पर्याप्त नहीं हो सकता। स्वर्ण जयंती नगर में 2 लोगों की जान चली गई और अब ये सवाल और भी गंभीर है कि क्या इस हादसे से भवन शाखा कोई सबक लेगी या फिर शहर में किसी अगली घटना का इंतजार किया जाएगा। निगम की जिम्मेदारी सिर्फ नोटिस देने तक है या निर्माण को समय रहते रोकना भी उसकी जिम्मेदारी है? और अगर कार्रवाई की जिम्मेदारी है तो अब तक हुई देरी की जवाबदेही कौन तय करेगा? यही सवाल नगर निगम की भवन शाखा की कार्यप्रणाली और उसकी निगरानी व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं स्वर्ण जयंती कॉलोनी के पास, जहां पर कुछ दिनों पहले 2 लोगों की करंट से झुलसने से मौत हुई थी। ये वही बिल्डिंग है, ऊपर हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे हम खड़े हैं। नीचे बिल्डिंग का नजारा आप देख सकते हैं। कल निगम की जो टीम है यहाँ कार्रवाई करने आई हुई थी। आपको बता दें, निगम कल यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई करके गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निगम हमेशा जब कोई बिल्डिंग बन जाती है उसके बाद तोड़ने की कार्रवाई शुरू क्यों करती है?
उसके पहले केवल नोटिस खेलने का काम ये निगम वाले क्यों करते हैं। शहर में ऐसे कई अवैध मकान है जहाँ पर निगम द्वारा नोटिस दी जाती है, केवल नोटिस और नोटिस, वहां पर कार्रवाई नहीं की जाती। जब कोई हादसा होता है तब निगम वाले अचानक से नींद से उठ जाते हैं और फिर कार्रवाई करने में भिड़ते हैं। जब ये हादसा नहीं हुआ था तब केवल क्या नोटिस दिया जा रहा था, और जब मकानें बन रही थी उस समय क्यों इस मकान को पूरा बनने में रोका नहीं गया। क्या नहीं लगता कि निगम इस मकान को पहले भी रोक सकती थी और वो तो जाने जो गई शायद वो बच जाती, लेकिन निगम की आंखें हमेशा मूंदी रहती है। वो तब उठते हैं जब से बड़ी घटना होती है, और ये पहली बार नहीं है। यहाँ के जो भवन शाखा के पहले अधिकारी हैं उन पर भी कई ऐसे मामले हैं जो सवाल खड़े करते हैं, और इस बार भी यहाँ पे जो भवन शाखा के प्रभारी हैं, नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो जो प्रभारी हैं उनकी भी जो कार्य प्रणाली है वो शंका के दायरे में, और केवल एक ही नहीं कई जगहों पे उनके द्वारा नोटिस दी जाने की बात कही जाती है। अरे नोटिस ही क्यों देते हो भाई, कार्रवाई भी तो करो। घर बनने के बाद कार्रवाई करने के लिए आ जाती है क्या? जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी पूरा पैसा लगा देता है तब आप कार्रवाई करने के लिए आते हैं, और 2 लोगों की जान चली गई तब आपको ये पूरी वारदातें याद आई कि हाँ हमने नोटिस दिया है, क्यों पहले नहीं रोका इस बिल्डिंग को बनने के लिए? आपकी खुद की कार्य प्रणाली पर सवाल उठते हैं निगम के अधिकारी महोदय जी। अभी जो जिनका घर है वो हमारे बीच भी यहीं पे मौजूद है। क्या कुछ कितने नोटिस आया था आपको ठाकुर जी, आप बताएंगे जरा सा। नोटिस तो 3 आया था, गाड़ी चमक नोटिस आया था, 3 बार आया था, आज से 1.5 महीने हमने इन लोगों की इसका पूरा जवाब दिया है, लेकिन कार्रवाई या कोई भी रिटर्न बातें हमारे पास नहीं आया, ना कोई नाप जो उसके नाम से आया। और अभी जो तोड़ फोड़ किया है किसी को बेस बनाएगा क्या है कैसे उसके बारे में नहीं बोलूँगा, जिनका गया है छठी को उसको तो भगवान नहीं जानता है। लेकिन यहाँ पे छठी इस चीज़ को बेस बनाकर ये बोला गया कि आप वो इस तरह बढ़ा बना रहे हो, ऐसे कर। चलिए ठीक है, मैं उस चीज़ को भी मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने बढ़ा कर बना रहा हूँ, लेकिन मेरे को लीगल नोटिस नहीं दिया गया कि आज तोड़ रहे हैं कि कल तोड़ रहे हैं कि परसों तोड़ रहे हैं। ना मेरे को देखो नियमानुसार 7 दिवस के हमको या 15 दिवस का मौका देना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। आप बोलते तो जरूर तोड़ते हैं, लेकिन निगम ने बिना नोटिस दिए बिना जानकारी दिए करंट में आकर शुरू किया, जिससे धन परिवार मानसिक सारी चीज़ों से तकलीफ हुआ। अभी भी मैं बहुत तकलीफ हो रहा हूँ। 1.5 महीने पहले नोटिस दी गई थी, उस समय आपकी जो ये मकान थी वो कितनी इमारत बनी हुई थी, कितनी दूरी तक बनाई गई थी? पहले मंजिल या दूसरा मंजिल का काम शुरू? दूसरा मंजिल भी एक साइड पूरा कंप्लीट हो चुका है, दूसरा मंजिल भी कंप्लीट हो चुका है। मतलब जरा सोचिए, 1.5 माह पहले इनको नोटिस दी जाती है, इनको समय भी नहीं दिया जाता है, इनके मकान को तोड़ा जाता है, वो भी तब जब 2 लोगों की जान चली जाती है तब। पहले अगर इन्हीं बातों को निगम अगर जब जान, भाई भवन शाखा को तो पता ही होगा, उनके बिना के अनुमति ना नक्शा पास होगा, ना ही कुछ चीजें, ना कोई मकान बनेगा। अगर जब आपको मालूम था कि यहाँ पर अगर बढ़ा के वो बनाया जाए इस मकान को, तो पहले ही रोक देते, लेकिन आप क्यों नहीं किए? ये तो सवाल उठते ही है। और मैं ये लोग भी जानना चाहते हैं अधिकारी महोदय कि आप पहले ये मुद्दे को क्यों नहीं उठाए? जब आपको लगता है कि यहाँ पे बाहर बढ़ाकर बनाया जा रहा है तो पहले ही इस काम को रुकवा देते, लेकिन आप नहीं रुका, और आप शायद आप ही की गलती की वजह से ये 2 लोगों की जान गई है। लेकिन आप स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास एक और एक ही ऑप्शन है नोटिस का खेल खेलने का। और यही नहीं, इसके पहले भी कई ऐसे जगह जब हमने भवन शाखा के अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने केवल नोटिस और नोटिस की ही बयान देते रहे, और आज भी कई ऐसे अवैध मकान इस शहर में जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शायद उस पर भी घटना का इंतजार ये निगम वाले के जो भवन शाखा अधिकारी है उनको होगी। देखते हैं और क्या कुछ कहना है। जो क्या बोलूँगा सर, सब प्रशासनिक काम है, प्रशासन ढीला है, ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे जन सारी चीजों का क्षति हुआ है और उसका भरपाई तो करनी। ये जो मजदूर आए थे वो तो बेचारों की मौत हो गया, बेहद दुख की बात है, लेकिन वो आए किस लिए थे, किस पर्पज से आए थे, क्या कुछ बताएंगे? मेरे को तो नहीं मालूम मजदूर है किसके, लेकिन जो मजदूर काम कर रहे थे उन्होंने हमको बुलाया, बताया कि भैया 2 लोग आए और पी खा के आए थे, हम लोग मना किए, फिर उस पर चढ़े हुए पी खा के चढ़े हुए थे। अब क्या है कैसे, अब उसको जो मजदूर जो काम कर रहे थे उन लोग उसमें रियल मजदूर वहाँ के थे नहीं, ऐसा कहना। ऐसे नहीं कि मैं ऐसी बोल दे रहा हूँ, पुलिस रिपोर्ट में भी है, और बाकी उसके अन्यथा और कोई चीजों की जानकारी नहीं है। और ये जो आप शासकीय भूमि में निर्माण करें, क्या ये बात कहीं है जो निगम बोल रही है? तो इसमें तो मैं बोलूँगा सरासर गलत है सर। मैंने 1800 स्क्वायर फीट लेआउट सहित रजिस्ट्री करवाया है रजिस्ट्रार ऑफिस को 2013 में। तो मेरा जहाँ तक रजिस्ट्री हुआ है मैं वहीं तक का जमीन क्यों लेना चाहता हूँ?
फिर भी मैंने 1.5 फीट छोड़कर अपने मकान का नक्शा बनवाया, निर्मित करवाया। अब जरा सोचिए, इनका कहना है कि उन्होंने जो रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्री कराई थी 1800 स्क्वायर फीट जमीन की, और वहीं तक के ये जमीन बना रहे, लेकिन निगम से जो जानकारी हमको मिल रही थी अवैध तरीके से बनाया जा रहा है। अब एक बात और हमको आपसे जाननी है, ये जो निगम वाले आए थे, निगम वालों ने शायद आपने सीमांकन का भी जिक्र किया था कि आपकी जमीन का सीमांकन हो जाए, तो फिर उसके बाद क्या है, हमको जो नोटिस दिया गया था आज तक 3 नोटिसों में भी तीनों का जवाब, मतलब 3 घंटे के अंदर में नोटिस का जवाब दिया गया, लेकिन तीनों नोटिस का 3 घंटे के अंदर में जवाब दिया गया है, लेकिन एक बार भी आके यहाँ पे नाप जोख किए हैं। देखो, निगम भी सीमांकन करता है ना भाई, हाँ, निगम ना सीमांकन किया है, नाप जोख नहीं किया है, ना कुछ प्रकार की कोई कार्रवाई के लिए किया है, सीधा हाँ। अब हम ये बात बोलते तो शायद बुरी लग जाती, लेकिन जो खुद यहाँ के जो ऑनर है वो खुद बता रहे कि हमने हर एक जवाब का 3 घंटे में, हर एक नोटिस का जवाब 3 घंटे के भीतर दिया है, और तीनों नोटिस का जवाब दिया है। ना निगम यहाँ पे नापा जोखा करने आई है और ना ही सीमांकन कुछ बातें उठी है, लेकिन ये जो बातें हो रही है कि अवैध निर्माण किया जा रहा है, अब सत्यता क्या है खुद ही सुन लेते हैं और खुद ही देख लेंगे। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एससीआर अपने लगभग 5500 ट्रैक किलोमीटर के विस्तृत रेल नेटवर्क पर प्रतिदिन 400 से अधिक यात्री एवं मालगाड़ियों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक के साथ ट्रैक रखरखाव कार्यों को लगातार गति दे रहा है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में एससीआर ने अत्याधुनिक ट्रैक मशीनों की मदद से 2042 किलोमीटर प्लेन ट्रैक टैंपिंग, 907 टर्न आउट टैंपिंग, 102 किलोमीटर डीप बैलास्ट स्क्रीनिंग, 50 किलोमीटर ट्रैक नवीनीकरण तथा 58 टर्न आउट का नवीनीकरण सफलतापूर्वक किया है। इन कार्यों को प्रभावी योजना और उपलब्ध ट्रैफिक ब्लॉकों के बेहतर उपयोग के माध्यम से समयबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। नागपुर झारसुगड़ा मध्य रेल खंड पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति से ट्रेनों का सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले ट्रैक रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान में एससीआर के विभिन्न मंडलों में 92 अत्याधुनिक ट्रैक मशीनें कार्यरत है, जिनके संचालन एवं रखरखाव के लिए लगभग 900 प्रशिक्षित कर्मचारी 24 घंटे सभी मौसमों में सेवाएं दे रहे हैं। रेलवे का मानना है कि आधुनिक मशीनों और प्रशिक्षित कर्मचारियों के प्रयासों से दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है, परिचालन सुरक्षा मजबूत होती है और यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक एवं समयबद्ध यात्रा का लाभ मिलता है। एससीआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शेख समी उर रहमान ने ये कहा कि रेलवे ट्रैक केवल 2 पटरियों का ढांचा नहीं बल्कि स्लीपर, बैलास्ट, फास्टनिंग और सटीक ज्यामिति मानकों से बनी एक संवेदनशील संरचना है, जिसकी गुणवत्ता ही ट्रेनों की सुरक्षा, गति और यात्रियों के सफर की सहजता सुनिश्चित करती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे। पिंटू दुबे की रिपोर्ट। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर शपाद लक्षेश्वर धाम सल्धा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य, परम धर्माधीश, उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का
अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं। भूलना नहीं है 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर रतनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सेंद्री चौक लंबे समय से सड़क हादसों का ब्लैक स्पॉट बना हुआ था। यहां लगातार हो रही दुर्घटनाओं और दर्जनों लोगों की मौत के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने आखिरकार पुराने खतरनाक मार्ग को बंद कर दिया है। स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे देर से लिया गया लेकिन जरूरी और सही कदम बताया है। दरअसल सेंद्री चौक पर सड़क की ड्राइंग और डिजाइन में खामियों के चलते आए दिन हादसे होते थे। रतनपुर के रास्ते कोरबा और अंबिकापुर जाने वाले इस व्यस्त मार्ग पर भारी वाहनों की लगातार आवाजाही रहती है, जिससे दुर्घटना का खतरा और बढ़ जाता है। सड़क सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार आवाज उठाने के साथ आंदोलन भी किए थे। अब यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। बिलासपुर से रतनपुर जाने वाले वाहनों के लिए अलग मार्ग निर्धारित किया गया है, जबकि रतनपुर से रायपुर की ओर जाने के लिए अलग रास्ता तय किया गया है। वहीं रायपुर से सीधे बिलासपुर शहर आने वाले पुराने मार्ग को बंद कर दिया गया है। नए ट्रैफिक रूट से वाहनों की आवाजाही को अधिक व्यवस्थित करने और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई है। सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ सड़क सुरक्षा संबंधित जितने भी अन्य विभाग हैं सबके साथ समन्वय स्थापित की जा रही है और इसी के क्रम में PWD और नेशनल हाईवे और अन्य जो सहयोगी संस्थान हैं वहाँ से समन्वय स्थापित करके जो सेंद्री बाईपास वाले जो जंक्शन हैं वहाँ पर एक व्यवस्था बनाई गई है। वहाँ पर से एक नए रोड का निर्माण किया गया है। नवीन रोड के में 2 लेन का निर्माण किया गया है, जिसमें बिलासपुर से जिनको कोरबा जाना है वो कोरबा के लिए घूमते हैं। साथ ही साथ जिनको रायपुर की ओर जाना है आगे जो एक चौक बनी है वहाँ से लेफ्ट लेकर के जाते हैं। चूँकि ये तिराहा था, पहले यहाँ पर सड़क दुर्घटनाएं काफ़ी होती थी। इसके पश्चात जो भी समाधान कारक एवं सुधारात्मक जो प्रयास किए गए, जो इंजीनियरिंग सुधार किए गए, उसके पश्चात से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है और अभी इस सत्र में बिल्कुल ही वहाँ पर शून्य की स्थिति है। अतः जो है सभी जगह पर ऐसे जहाँ पर भी सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति निर्मित होती है उन सभी जगहों को ब्लैक स्पॉट के रूप में जिले के द्वारा चिन्हांकित किया गया है और उन सभी जगहों पर जो है PWD, NHI और अन्य विभागों के माध्यम से समन्वय स्थापित करके सभी प्रकार के समाधान कारक सुधारात्मक इंजीनियरिंग सुधार की जा रही है और इसके पश्चात जो है वहाँ सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। मैं आम नागरिकों से निवेदन करूंगा कि ऐसे समस्त ब्लैक स्पॉट जहाँ पर सड़क दुर्घटनाओं की अधिकाधिक संख्या होती है उन जगहों पर विशेष सावधानी रखें। साथ ही साथ आप हमें अवगत कराते रहें, हमें सुझाव देते रहें ताकि ऐसे जगहों पर पुनः जो है सुधार कार्य किया जाए। बिलासपुर जिले के बिल्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत पत्थर खदान भाटा में अवैध शराब की बिक्री का मामला सामने आया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ASP पंकज पटेल ने बताया कि बिलासपुर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी राजन यादव और दूसरा एक अपचारी नाबालिग बालक शामिल है। आरोपियों के कब्जे से 16 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है और आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। ASP पंकज पटेल ने मीडिया से चर्चा में स्पष्ट किया कि पुलिस को जब भी जिले में कहीं भी अवैध या अनैतिक गतिविधियों के संचालन की सूचना मिलती है तो पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर रेड करती है और सख्त वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। बिल्हा थाने की इस कार्यवाही ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पुलिस मैदानी स्तर पर आपराधिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। हाँ, ये बिल्हा थाने में कल पत्थर खान भाटा में अवैध शराब बिक्री की सूचना मिली थी, जिसमें बिल्हा थाने की टीम जाके वहाँ पे रेड की और वहाँ पे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक राजन यादव है, दूसरा अपचारी बालक है, नाबालिग है इसका, और इनके पास से 16 लीटर शराब जब्त की गई है। 34(2) के तहत कार्रवाई करके इन्हें जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है। सर केवल अब बिल्कुल हमें जब भी सूचना मिलती है कहीं पर अनैतिक कार्य होने की तो पुलिस टीम वहाँ पर रेड करती है और कार्रवाई करती है। लेकिन इस पूरी कार्यवाही के बाद आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली और उनकी सुस्ती पर बहुत बड़े और तीखे सवाल खड़े होने लगे हैं। नियमतः अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने की मुख्य जिम्मेदारी
और अधिकार अबकारी विभाग के पास ही होते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अबकारी अमला कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। चाहे खनिज के अवैध मामले हो या आबकारी से जुड़े अवैध कारोबार, जनता और पुलिस को ही मोर्चा संभालना पड़ रहा है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि आखिर आबकारी विभाग अपनी इन प्राथमिक जिम्मेदारियों से क्यों बच रहा है और उनका मैदानी अमला कार्यवाही करने से क्यों कतरा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हाल ही में जारी सीजीपीएससी सब इंस्पेक्टर प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में एक अभ्यर्थी के नाम ने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मचा दी है। रिजल्ट में हे राम नाम सामने आने के बाद तरह तरह की चर्चाएं और दावे होने लगे। मामला बढ़ा तो खुद अभ्यर्थी हे राम कश्यप मीडिया के सामने आए और नाम को लेकर चल रही चर्चाओं पर स्थिति साफ की। उन्होंने बताया कि उनके नाम से सरनेम जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ पुराने दस्तावेजों में तकनीकी त्रुटि के कारण केवल हे राम दर्ज है। हेराम कश्यप के मुताबिक उनकी 10वीं और 12वीं की अंक सूची समेत आधार कार्ड में भी उनका नाम हेराम दर्ज है। इसी नाम के आधार पर वो अब विभिन्न परीक्षाओं के फॉर्म भरते रहे हैं। उन्होंने बताया कि नाम में सरनेम नहीं होने को लेकर सवाल उठने के बाद हाल ही में आयोग की ओर से उन्हें फोन आया था और आधार कार्ड व 10वीं की मार्कशीट का सत्यापन कराने को कहा गया। इसके बाद पुलिस की टीम भी उनके घर पहुंची और दस्तावेजों का सत्यापन किया। पहले तो मेरे नाम को ऐसा नाम होता नहीं है ऐसा करके आपत्ति जताए हैं। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि आपके नाम के पीछे सरनेम क्यों नहीं है। तो ऐसी स्थिति मेरे साथ कभी पैदा नहीं हुई थी कि मेरे को सरनेम डलवाना अनिवार्य लगे। मेरे 10वीं के मार्कशीट में जो नाम लिखा था उसी के आधार पे मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट और जब भी मैं फॉर्म फिल करता हूँ, व्यापम में हो या पीएससी में, उसी के अनुसार मैं अपना नाम डालता हूँ। आजकल तो अब तो ऐसा हो गया है कि यदि पीएससी में फॉर्म डालेंगे तो सीधा डिजी लॉकर से वो आधार का वेरिफिकेशन करते हैं, वहीं से सीधा आपका नाम उसमें डल जाता है। तो उसमें नाम डालने का ऑप्शन भी अब ज़रूरी नहीं है। अब इसमें कुछ लोग और उसके बाद विपक्षी दल के नेता लोग इसमें आपत्ति जता रहे हैं कि ये ऐसे नाम नहीं होते हैं और कुछ नामों के साथ मजाक भी बनाया जा रहा था कि ये ऐसा कैसा नाम है ऐसा करके। ऐसा कुछ नोटिस नहीं आया। कल मेरे को आयोग का कॉल आया कि आपके नाम को लेकर थोड़ी आपत्ति हो रही है, तो आप अपना आधार कार्ड और 10वीं का मार्कशीट भेज दीजिए कि आपका नाम हेराम ही है, आपके नाम के पीछे कोई सरनेम नहीं है ऐसा करके। ये मेरा नाम मेरी दादी जी के द्वारा रखा गया था। ये ऐसी मान्यता है कि अंतिम समय में जुबान में भगवान का नाम आना चाहिए, लोग मानते हैं। और गांधी जी भी मरते समय हे राम बोलते हुए ही वो अपना प्राण त्यागे थे। तो ऐसा मान्यता है, इसलिए मेरी दादी जी मेरा नाम हे राम रखी है ताकि मैं अपने पोते को बुलाऊं उस समय मेरे जुबान पे भगवान का नाम आता रहे। पता नहीं कौन सा क्षण अंतिम हुआ ऐसा। हाँ, पुलिस वाले कंफर्मेशन करने पहुंचे थे पुलिस कि ये नाम सही है कि नहीं करके। तो आयोग के द्वारा पूरी कार्यवाही कर ली गई है कि ये नाम कंफर्मेशन के लिए कि ये नाम सही है कि नहीं ऐसा करके। हेराम कश्यप ने बताया कि उनके नाम के पीछे भी एक खास वजह है। उनकी दादी की मान्यता थी कि इंसान के जीवन के अंतिम समय में जुबान पर भगवान का नाम होना चाहिए। इसी की सोच के चलते उनका नाम हे राम रखा गया था। अब परीक्षा परिणाम में यही नाम सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उठे सवालों और राजनीतिक बयानबाजी के बीच अभ्यर्थी ने खुद सामने आकर स्पष्ट कर दिया है कि नाम कोई फर्जी पहचान नहीं बल्कि उनके सरकारी दस्तावेजों में दर्ज नाम से जुड़ा हुआ मामला है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। स्वर्ण जयंती नगर में शुक्रवार को उस वक्त हाई वोल्टेज हंगामा देखने को मिला जब नगर निगम की टीम करंट हादसे के बाद चर्चा में आए मकान पर बुलडोजर लेकर पहुंची। कार्रवाई शुरू होते ही मकान मालिक और उसके परिजनों ने जमकर विरोध किया। मकान मालिक खुद बुलडोजर के सामने अड़ गया और कार्रवाई रोकने की कोशिश करने लगा। परिवार के सदस्यों के विरोध के चलते मौके पर काफी देर तक गहमा गहमी की स्थिति बनी रही और लोगों की भीड़ जमा हो गई। मकान मालिक का आरोप था कि निगम ने कार्रवाई से पहले उसे कोई वैधानिक नोटिस नहीं दिया, जबकि निगम की ओर से निर्माण को अवैध बताते हुए कार्रवाई की बात कही गई। गौरतलब है कि इसी मकान में कुछ दिन पहले 11 केवी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद मकान के निर्माण और सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठे थे। शुक्रवार को निगम की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और भारी विरोध के बीच बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान भी मकान मालिक लगातार निगम अधिकारियों से बहस करता रहा और कार्रवाई को गलत बताते हुए विरोध जताता रहा। मौके पर मौजूद लोगों के बीच भी पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चाओं का दौर चलता रहा। फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में निगम की कार्रवाई जारी है और प्रशासनिक स्तर पर मामले को लेकर आगे की प्रक्रिया की जा रही है। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड
10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. हर हर महादेव। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सब सादर आमंत्रित है जहां विश्व का ऐतिहासिक मंदिर श्रीपाद लक्षेश्वर धाम सल्धा एक साथ स्थापित हो रहे हैं 1.25 लाख शिवलिंग। उसी स्थान पर इस वर्ष परम आराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी का भव्य एवं दिव्य चातुर्मास आषाढ़ गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से भाद्र पूर्णिमा 26 सितंबर तक के इसमें अनेक उत्सव एवं पर्व आएंगे। यह तब परम आनंद का अवसर हो जाएगा जब श्रावण शुक्ल द्वितीया वो धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी और स्वामी श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी का वर्धापन दिवस आएगा। आप सब सादर आमंत्रित हैं, भूलना नहीं है। 29 जुलाई से 26 सितंबर तक के परिवार आइए, अपने जीवन को धन्य धन्य। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय है और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज ही प्रदेश के अनेक हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज चमक और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम के बदले मिजाज के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई और मौसमी वर्षा सामान्य से करीब 8% के अंतर के साथ सामान्य श्रेणी में रही। उत्तरी छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थान पर भारी वर्षा दर्ज की गई है। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है, जबकि उत्तरी छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। लटोरी, बलरामपुर, बीजापुर, ओड़गी, प्रतापपुर, बेलतरा, भोपालपट्टनम, मरवाही, मुंगेली, कोटा, रतनपुर, तमनार, कुनकुरी, खसरिया, अंबिकापुर, धर्मजयगढ़ और करतला समेत कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे लगे उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके प्रभाव से आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस पेंड्रा रोड में दर्ज किया गया। राजधानी रायपुर में भी आज आसमान मेघमय रहने और 1-2 दौर की बारिश या गरज चमक के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। इस दौरान 1-2 स्थानों पर वज्रपात की आशंका भी बनी रहेगी। मौसम विभाग ने लोगों को गरज चमक के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे जाने से बचने तथा सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
प्रदेश की चर्चित हमर लैब योजना में 161 करोड़ रुपए के रिएजेंट बर्बाद होने और मेडिकल उपकरणों की खरीदी में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने शशांक चोपड़ा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर, चार्जशीट और आपराधिक कार्रवाई को निरस्त करने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि पूरा विवाद अनुबंध और भुगतान से जुड़ा है। कंपनी ने तय शर्तों के मुताबिक सप्लाई पूरी करने का दावा करते हुए बताया कि इसके एवज में CGMSC पर करीब 338 करोड़ रुपए बकाया है। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि कंपनी ने GST और आयकर के रूप में बड़ी राशि जमा की है, इसलिए आर्थिक लाभ लेने के आरोप सही नहीं है। हालांकि हाई कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने माना कि एफआईआर में लगाए गए आरोप केवल अनुबंध या भुगतान विवाद तक सीमित नहीं है और मामले में आपराधिक पहलू की जांच जरूरी है। इसी आधार पर डिवीजन बेंच ने आपराधिक कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। भिलाई स्टील प्लांट द्वारा आयोजित ई ऑक्शन में सफल बोलीदाता रही मेसर्स कामधेनु ट्रेडिंग कंपनी की ओर से जमा 10 लाख रुपए की बयाना राशि और GST की वापसी को लेकर दायर याचिका को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की युगल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि विवाद दोनों पक्षों के बीच हुए अनुबंध की शर्तों से जुड़ा है और अनुबंध में विवाद के समाधान के लिए मध्यस्थता का प्रावधान मौजूद है। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर संविदात्मक विवाद का निपटारा नहीं कराया जा सकता। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को नियमानुसार मध्यस्थता अथवा अन्य उपलब्ध कानूनी रास्ता अपनाने की स्वतंत्रता दी है। मामले के अनुसार मेसर्स कामधेनु ट्रेडिंग कंपनी की प्रोपराइटर दीप्ति अग्रवाल ने भिलाई स्टील प्लांट के ऑनलाइन फॉरवर्ड ई ऑक्शन में हिस्सा लिया था। कंपनी को सफल बोलीदाता घोषित करे जाने के बाद फर्म की ओर से 10 लाख रुपए की बयाना राशि समेत कुल 22 लाख रुपए जमा किए गए थे। इसी बीच 21 मई 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय में निर्यात शुल्क में बड़ा बदलाव करते हुए इसे 15% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि निर्यात शुल्क में अचानक हुई वृद्धि के कारण बाजार की परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई और संबंधित व्यापार करना व्यवहारिक रूप से असंभव हो गया। इसी वजह से फर्म अनुबंध की शर्तों के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकी और उसने भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन से राहत देने का अनुरोध किया। हालांकि प्लांट प्रबंधन ने 29 जून 2022 को पत्र जारी कर फर्म द्वारा जमा की गई 10 लाख रुपए की बकाया राशि और GST राशि जब्त कर ली। इसके बाद फर्म की प्रोपराइटर दीप्ति अग्रवाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए जब्त राशि और GST वापस दिलाने की मांग की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद नकीम ने तर्क दिया कि निर्यात शुल्क में अचानक हुई वृद्धि के चलते बाजार दरों में भारी बदलाव आया, जिससे व्यापार करना व्यवहारिक नहीं रह गया था। दूसरी ओर भिलाई स्टील प्लांट की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे ने याचिका की ग्राह्यता पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ऑनलाइन फॉरवर्ड ऑक्शन की शर्तों में ही संविदात्मक विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। दूसरी ओर भिलाई स्टील प्लांट की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे ने याचिका की ग्राह्यता पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ऑनलाइन फॉरवर्ड ऑक्शन की शर्तों में ही संविदात्मक विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जब इस संबंध में याचिकाकर्ता की अधिवक्ता से जानकारी मांगी तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि संबंधित अनुबंध में मध्यस्थता का क्लॉज मौजूद है। युगल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों और अनुबंध की शर्तों को देखते हुए कहा कि जब पक्षकार किसी अनुबंध में विवाद के समाधान के लिए एक विशेष प्रक्रिया पर सहमत हो चुके हैं तो ऐसे मामलों में हाईकोर्ट की असाधारण संवैधानिक शक्ति का सीधे इस्तेमाल कर संविदात्मक विवाद का फैसला नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने माना कि निर्यात शुल्क में वृद्धि, अनुबंध पूरा नहीं कर पाने की स्थिति तथा बयाना राशि की जब्ती का विवाद मुख्य रूप से अनुबंध की शर्तों और उससे जुड़े अधिकारों पर निर्भर करता है। इसलिए इसका निर्धारण उस मंच के माध्यम से किया जाना चाहिए जिस पर दोनों पक्ष पहले ही सहमत हो चुके हैं। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता नियमानुसार मध्यस्थता की प्रक्रिया अन्यथा अन्य उपलब्ध कानूनी उपाय अपनाने के लिए स्वतंत्र है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी स्थित शमशान घाट में शुक्रवार देर रात ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। रात के सन्नाटे के बीच शमशान घाट में 4 लोग की संदिग्ध गतिविधियां देखकर ग्रामीणों को शक हुआ। काफी देर तक नजर रखने के बाद ग्रामीणों का समूह मौके पर पहुंचा तो चारों वहां से भागने लगे। ग्रामीणों ने पीछा किया और एक युवक को पकड़ लिया, जबकि 3 लोग अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। इसके बाद जब ग्रामीणों ने मौके पर तलाशी ली तो वहां पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के साथ मछली, नींबू, सिंदूर और कुछ तस्वीरें मिली। इन तस्वीरों में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 युवकों के फोटो बताए जा रहे हैं। तस्वीरें सामने आते ही पूरे मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई और सवाल उठने लगा कि आखिर आधी रात को शमशान घाट में ये सब क्यों किया जा रहा था। आइए देखते हैं पूरी खबर। बताया जा रहा है कि पूरा मामला एक जमानत से जुड़ा है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आई जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया युवक ऋषिकेश कुमार चाकूबाजी के मामले में जेल में बंद आरोपी प्रियांशु बोले का रिश्तेदार है। प्रियांशु को कुछ समय पहले तोरवा पुलिस ने चाकूबाजी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था और उसकी जमानत याचिका हाई कोर्ट में लंबित बताई जा रही है। दावा है कि सोशल मीडिया के जरिए एक कथित तांत्रिक के संपर्क में आने के बाद आरोपी के रिश्तेदारों को शमशान घाट में तांत्रिक क्रिया करने की सलाह दी गई थी और इसी के जरिए जमानत मिलने की बात कही गई। इसी कथित उपाय के बाद 4 लोग देर रात देवरी के शमशान घाट पहुंचे। हालांकि इस पूरे दावे की वास्तविकता जांच का विषय है। ग्रामीणों के पहुंचते ही चारों भागने लगे और एक युवक पकड़ा गया। सूचना मिलने पर सीपत पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू की। मौके से मिली सामग्री और तस्वीरों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आधी रात शमशान घाट में वास्तव में क्या किया जा रहा था, 3 लोग कौन थे और कथित तंत्र साधना के पीछे किसका हाथ है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इसमें कल रात को थाने में फ़ोन आया कि कुछ गांव वाले जो हैं वो कुछ लड़कों को मारपीट कर रहे हैं, तो पुलिस पहुंची थी। तो वहाँ पर कुछ कपड़े वपड़े और पूजा पाठ का सामान रखा था, तो उनको लेके आए थे, पूछ रहे थे। तो उनसे पूछताछ में ये पता चला उनके साथ तो मारपीट किए थे गांव वाले, और पता किए तो जो लोग पूजा करने गए थे उसमें एक आरोपी था, चाकू बाज था, और अभी जमानत पे रिहा हुआ है। और 1-2 और उसके भाई या साथी जो हैं वो अभी जमानत उनको नहीं मिली है या वो जेल में हैं। तो ऐसी चाकूबाजी की घटना करके और जाके वहाँ पर पूजा पाठ करने से तो कुछ होना नहीं है। अपने आप को सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने आचरण को सुधारें, न कि इस तरीके की पूजा पाठ करें। आगे चल के और भी सख्त कार्रवाई होगी यदि दोबारा ऐसी कोई भी पुनरावृत्ति अगर होती है तो प्रिवेंटिव कार्रवाई की गई। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।